जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आरती जी, जिनको आप हमारे शो पर अक्सर देखते हैं और जानी-पहचानी जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी सारे मुद्दों पर मुखर होकर बात रखती हैं। एक बार फिर से हम आज की चर्चा में इनके साथ मौजूद हैं। आरती जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर। आरती बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करते हुए। बहुत धन्यवाद आपका आरती जी। आरती जी, पिछले कई महीनों से भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। H-1B वीज़ा पर भी जिस तरह से यूएस ने $1000 की फ़ी लगाई, फिर उसके बाद कई सारे और अपडेट्स आए, जिसके चलते चाइना ने के वीज़ा भी अपना इंट्रोड्यूस किया है। और अब जो यूएस सेनेट में जो ये श्रिम्प एक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके चलते भारत में जैसे साउदर्न और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट हैं, उन पर कहीं न कहीं इसका ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 25,000 करोड़ की अर्जेंट रिलीफ की डिमांड की है केंद्र सरकार से। तो कई सारी चीज़ें इस तरह की डेवलप हो रही हैं। आप इस जो फर्दर ये डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं लगातार, इनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बढ़ता रहेगा या कहीं पे आकर हम इसमें कोई रिलीफ देखेंगे? देखिए अंबर, अगर आप पूरा पिछले 5-10 साल का आप ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड्स देखें और ग्लोबल पैटर्न्स देखें, तो कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। क्योंकि पहले तो ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में वापस दोबारा दूसरी टर्म, बीच में बेशक बाइडेन आए, लेकिन उनका दोबारा आना एक बहुत बड़ा संकेत था कि पूरी दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर में एक रीसेट हो रहा है। और अगर किसी को भी इस बात का आश्चर्य है, तो इसका मतलब है कि वो ये ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबल पैटर्न्स को सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे, वो इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे थे। और इस वक्त जो है, अगर कोई भी कंप्लेंट कर रहा है या शौक दिखा रहा है या ये कह रहा है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मुझे लगता है कि उनकी खुद की कमजोरी है, ना कि जो दुनिया में हो रहा है उस सबको हम ब्लेम कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, यूएस में जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगा और वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना, वो इसलिए बना क्योंकि ओवरऑल जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, पिछले कम से कम 20 साल से या 20 साल से ज़्यादा, जब से चाइना का राइज हमने लगातार एक कंसिस्टेंट मैनर में देखा है, और यूएस में अंदर ही अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई, यूरोप में काफ़ी सारी फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई। और उसका अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, तो हाँ, उसमें अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश एम्पायर की बड़ी सारी क्रिएट की हुई कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें अमेरिका का भी पूरा वो कह सकते हैं पार्टिसिपेशन रहा। उनकी अपनी गलतियां हैं, उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि भारत ने उनके खिलाफ कुछ किया। इनफैक्ट भारत जैसे लोग, भारत जैसे कंट्रीज जो है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारी बहुत अपनी चैलेंजेस रही है। यूएस का अपना करा धरा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में अब अभी इस वक्त जो अगर आप देख रहे हैं, इजराइल का गाजा में जो जेनोसाइड चल रहा है, उसकी पीछे की कहानी ये सबको मालूम है कि ब्रिटिश एम्पायर ने ही इजराइल क्रिएट किया और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए क्रिएट किया। और पैलेस्टीनियंस के साथ जो पिछले इतने लंबे अरसे के साथ जो मैं कहूँगी इनजस्टिस हो रही है, उसमें भी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स का बहुत हाथ रखा है, अमेरिका का अपना। लेकिन जहाँ तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात आती है, मुझे कुछ भी शॉकिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब था कि अमेरिका इनवर्ड लुकिंग बनेगा। वो अपनी जो टर्फ है, वहाँ पे जो फॉल्ट लाइंस बनी है पिछले 20-30 साल से, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर वो रहा, और अमेरिका ने
जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन इन अ वे बहुत सारी चीजें रेकलेसली की है, वॉर्स उन्होंने किए, रेकलेस ग्लोबलाइजेशन उन्होंने की, रेकलेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए, और जो भी उनका $35 ट्रिलियन का जो डेट है, या उस वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, वो जो भी हो रहा है अमेरिका के साथ वो उनका अपना करा धरा है। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मूवमेंट है वो इस बात की पुष्टि कर दिया था, इस बात की कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है, एक बहुत बड़ा बड़ा जो मैं कहूँगी वर्ग है, वो उसको ये रियलाइज हुआ कि अमेरिका की पॉलिसीज जो है वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर हो, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर हो, फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, वो एंडलेस वॉर्स जो अमेरिका करता रहा वो उसकी तरफ जो फॉरेन पॉलिसी हो, वो सब जो है वो अमेरिका के लिए हानिकारक है। और इसलिए अमेरिका जो रीसेट कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसी बात का वोट मिला, वही मैंडेट मिला कि हर जो अमेरिका की जितनी भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है, और लंबे अरसे से अब चैलेंजेस है क्योंकि डेट बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन हो चुकी है, और उनकी जो अपनी जो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो थी वो बंद होके वो चाइना चाइना ने ले ली सारी। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरा दुनिया का, और साथ ही साथ चाइना कंपटीशन में आ गया हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी उसने कॉन्कर कर लिया था वो फील्ड। तो ये मान के चलना चाहिए था किसी भी पॉलिसी मेकर को, किसी भी जो डिसीजन मेकर्स है भारत के, वो सारा पॉलिटिकल क्लास, एलीट क्लास, स्ट्रेटेजिक डिफेंस में जो है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में जो है, जितने भी लोग ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि कोई, ये ट्रम्प जरूरी नहीं है, ये कोई और भी आ सकता था। इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ट्रम्प का जो पहला टर्म था, अगर आप देखिए पहले टर्म में ट्रम्प ने अपना एक ब्लूप्रिंट, एक विजन रखा अमेरिका के सामने कि अमेरिका के लिए क्या क्या जरूरी है, कि वो चाइना को अपना थ्रेट और राइवल मानते हैं, कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के जो टर्म्स है जो अमेरिका ने 30 साल रखे या 35 साल रखे, 40 साल रखे, वो चेंज करने, वो रीसेट करने हैं। और उन्होंने, ट्रम्प ने ये कहा कि वो अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करना चाहते हैं, वो रिव्यू करना चाहते हैं, जितनी भी इमिग्रेशन पॉलिसी है यूएस की उसको रिव्यू करना चाहते हैं। ये पहली टर्म में उन्होंने एजेंडा सेट किया। और अगर आप देखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, बेशक वो ट्रम्प वाला रेटरिक नहीं था, बेशक वो लिबरल और लेफ्टिस्ट और वोक वाला उनका पैकेज अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी के लिए था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखें, वो उन्होंने वही किया। उन्होंने चाइना को लगातार चैलेंज किया हर बात पर, और ओवरऑल हर हर कॉन्टिनेंट में उन्होंने ट्रम्प के ही एजेंडा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश करने की कोशिश की। वो कितना सफल हुए कितना नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यही कहा जाता था, ये ट्रम्पिज्म है विदाउट ट्रम्प। ये अमेरिका के जी, इतने सारे एक्सपर्ट्स ने, कॉलमिस्ट ने लिखा हुआ है। जी, तो अब ट्रम्प की जो सेकेंड टर्म आई, ये कहना कि इंडिया के लिए बड़ा शॉकिंग है, या इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज यूएस के साथ इतने पुराने हैं, 35 साल से, खासकर हम लोगों की रिलेशनशिप पॉजिटिव रही है। बेशक अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, हमने कई सारे डाउन्स भी देखे हैं अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर टेस्ट किए, सैंक्शंस लगे, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के इशू पर भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के साथ हम लोगों का क्राइसिस रहा, क्योंकि अमेरिका का कांस्टेंट सपोर्ट पाकिस्तान को, और वो
इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यूएस में था, वो रिपब्लिकन्स थे या डेमोक्रेट्स थे, सितंबर 11 होने के बाद भी हमने देखा कि बहुत हद तक जो सपोर्ट था यूएस का वो पाकिस्तान को रहा। इनफैक्ट वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को वो अपना एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के रखे, और उन्होंने जो पाकिस्तान को जो फंडिंग हो रही थी, जो एड मिल रहा था, वो लगातार दे रहे। फिर बाद में ओबामा ने, आपको याद होगा, ओबामा ने कर्टेल करने की कोशिश की, रिड्यूस किया, और हमें लगा कि अब यूएस जो है पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकला या पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। लेकिन और फिर हमने ये भी देखा कि ट्रम्प जब आया तो उन्होंने भी ओबामा के टाइम से जो शुरू हुआ था एंटी पाकिस्तान का जो पॉलिसी शुरू हुई थी उसको कंटिन्यू किया और थोड़ा रेटरिक बढ़ा दिया एंटी पाकिस्तान का। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही हमने देखा दोबारा से उनकी रिलेशनशिप बेहतर हुई, और ये भी हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में हमेशा जो वॉर यूएस 20 साल लड़ा तालिबान के खिलाफ, पहले अलकायदा के खिलाफ, वहां पे पाकिस्तान आर्मी का उनको साथ मिलता रहा। अब जी। ये आज की डेट में जो आप मुझे कह रही है श्रिम्प कि एक्ट लग रहा है और उसकी वजह से जो हमें नुकसान, देखिए ये एक एक करके अगर आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें, मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि यूएस ने खालिस्तान जी। के इशू पे इंडिया को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया, क्वेश्चन किया। इनफैक्ट ये भी हमने देखा कि पन्नू के साथ जो सिंपथी थी वो बिल्कुल ओपन थी गवर्नमेंट की, यूएस गवर्नमेंट की। और ये भी हमने देखा कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हीं का साथ दिया, खालिस्तान का साथ दिया। जी। साथ ही साथ अगर आप देखें कि उस वक्त भी हमने कोविड के टाइम पे हमारे पास रॉ मटेरियल जो चाहिए था वैक्सीन के लिए, वो उन्होंने उस पर एम्बार्गो लगा दिया था। हमने बहुत सारी चीज़ें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, एक ट्रेलर देखा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो ट्रेलर था वो कैसा होगा, अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट बनेगा, अमेरिका अपनी सिर्फ वॉल्स नहीं खड़ा करेगा, वो ट्रेड में भी वॉल्स बैरियर्स क्रिएट करेगा, वो हर सेक्टर में जो है वॉल्स और बैरियर्स क्रिएट करेंगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। तो जी। अभी अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौरान, अब हम H1B हमने अभी देखा कि पहले दिन तो बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि एनुअल फी $100,000 लगा रहे हैं हर H1B एम्प्लॉई के लिए, वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। और फिर मालूम नहीं है कि बैकरूम चैनल्स के थ्रू जो है वहाँ पे क्या नेगोशिएशंस हुई कि नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि नहीं एनुअल फी नहीं था, ये वन टाइम फी है, और ये आने वाले ग्रीन कार्ड या H1B एप्लीकेशंस पे ये लागू होगा। तो ये, बट उससे पहले हमने टैरिफ पे देखा और वो टैरिफ वाला इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो मुझे लगता जी। है, देखिए पहली बड़ी बात कि 25% टैरिफ जो है वो मुझे लगता है कि वो इन अ वे लगभग सबके साथ ही वो कर रहे थे, यूएस कर रहा था, वो चाइना के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ जो उन्होंने टैरिफ लगाना था वो लगा लिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, और वो चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की यही कोशिश है कि वो यूक्रेन वॉर बंद करवा दे और कहीं न किसी तरीके से रशिया यूक्रेन में पीस करवाए। वो अपने आप को एक पीस प्रेसिडेंट की तरह मानते हैं और ये भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वही मैंडेट मिला था, वो उसी एजेंडा को लेकर इलेक्शन जीते थे। तो अब वापस आते हैं कि टैरिफ, चूंकि उसमें भी नेगोशिएशंस में कुछ निकला नहीं, रोज़ के रोज़ पीटर नवारो हो या स्कॉट बेसेंट हो, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स, इनफैक्ट सोशल मीडिया तो पूरा भरा हुआ था कैंपेन और प्रोपेगेंडा से, एंटी इंडिया रेटरिक चल रहा है।
ब्राह्मण्स पे भी उन्होंने वार किया। बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने पुश की है, बहुत सारे बटन्स पुश किए हैं इंडिया के, और हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो आपस में भिड़ रहे हैं। जी। तो ये दिखाता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी भी जो नेगोशिएशन चल रही है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, वहाँ पे वो लगातार इंडिया को पुश कर रहा है, वहाँ लगातार इंडिया को अपनी टर्म्स मनवाने की कोशिश में लगा हुआ है। आरती और जी, मैं प्राइम इस चीज़ से मिनिस्टर इसी से जुड़ा आपसे सवाल करना चाह रही थी कि जो कुछ जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये जैसे-जैसे लगातार चीज़ें हो रही हैं, H-1B वीज़ा पे $100,000 का फी, फिर पहले बोला कि एनुअल होगा, फिर बोला ये लाइफ टाइम है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं। क्या ये जो श्रिम्प एक्ट को अगर हम प्रिसाइज़ली बात करें, क्या ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो भारत सरकार है, उस पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, दबाव बनाने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों, ताकि जैसे हम आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहाँ से श्रिम्प और कैटफिश वगैरह वहाँ से जाती है। तो उन पर 40% का ये टैरिफ लगाना और सारा कुछ करना, जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें, उन्होंने और जो इस तरह की स्टेट्स हैं, उन्होंने सेंटर से डिमांड भी कर दिया रिलीफ फंड के लिए। तो ये एक सोची-समझी स्ट्राइक के तौर पे देखें कि सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि ये, एक तो कई सारे लोग कहते हैं ये ईगो बैटल है, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे हायर स्टेक्स है दोनों कंट्रीज़ के लिए, और जैसा कि मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता रही थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस मैंडेट पे वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, चार्ली कर्क के असैसिनेशन के बाद वो मूवमेंट और भी स्ट्रांग हुआ है, और उस कंस्टिट्यूएंसी को प्लीज करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बहुत सारे स्टेप्स ले ही रहे हैं। अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें, उन्होंने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स निकाले, लेकिन फिर शोकेस मैं इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स को किया और उनको हैंडकफ्स पहना के वापस भेजा। यहाँ पे मुझे लगता है यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप का जो डिटीरिएशन है वो खास करके इंडिया सिंगल आउट हुआ है बहुत लेवल्स पे, आप सही कह रही हैं, बहुत लेवल्स पे सिंगल आउट हुआ है। तो प्रेशर किस चीज़ का है? प्रेशर देखिए, ये भी हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी पहली टर्म में उनका उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग था। दूसरी टर्म में कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ कि उनका रिलेशनशिप उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का फर्स्ट ट्रम्प टर्म जो थी उसमें था। अ, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया था वो नहीं गए, उसका हो सकता है ये कारण हो। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान की जो सीज फायर हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसमें इंटरवेंशन रहा उनका, और इंडिया मानने को तैयार नहीं हो, और इंडिया कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं था, वो तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने सीज फायर किया। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में क्या हुआ कि इतना कुछ इंडिया जो है सिंगल आउट हो रहा है। इसकी स्पेकुलेशन ही लगाई जा सकती है, ये हम क्लियरली बोल नहीं पा सकते। दूसरी बात, लेकिन मैं जो लगातार बोलती आ रही हूँ, रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, यूएस इंडिया की अप्स एंड डाउन्स होते आ रहे हैं, लेकिन जो तैयारी हमारे मिनिस्टर्स को करनी चाहिए थी, जो हमारी एडवाइजर्स को करनी चाहिए थी, वो तैयारी हमें दिखी नहीं। जैसा, इसीलिए मैं वो कॉन्टेक्स्ट समझा रही थी कि देखिए सारी दुनिया को पता था कि क्या होने वाला है, ट्रम्प क्या करने वाले हैं, यूरोप को मालूम था, इजराइल को मालूम था, रशिया को मालूम था, चाइना को मालूम था, और ये लग रहा है कि चाइना ने पहली टर्म में ही काफ़ी कुछ सीख लिया और अपनी तैयारी उन्होंने करके दिखाई, क्योंकि चाइना को कुछ खास असर पड़ नहीं रहा है। ट्रम्प की जितने भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो इसको अपनी स्ट्राइड में ले रहे हैं, और कोई कुछ हमने देखा नहीं कि चाइना में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हुई जितनी ज़्यादा इंडिया में हुई है पिछले 6 महीनों में। हर चीज़ को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, ट्रेड को लेकर,
इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को लेकर, इंडिया का जो सारा नेबरहुड है वो बांग्लादेश है, वो नेपाल है, वो श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, इवन पाकिस्तान है, जो इंस्टेबिलिटी हमने इन सारी कंट्रीज में देखी और रेजीम चेंजेस जो हमने देखे, वो उस सब की तैयारी मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे मंत्रियों ने, हमारी कैबिनेट के जो एडवाइजर्स है, हमारे एनएसए है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने उतनी अच्छी तैयारी की, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसको स्मूथली सेल भी कर सकते थे अगर हमारी तैयारी होती। अब श्रिम्प एक्ट पे ही वापस आ रही हूँ कि ये अगेन लेजिटिमेट कंसर्न है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लोगों के लिए। जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है, हम लोग भी है। प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं किसानों के हित पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, मैं किसानों और जो गरीब जनता है, पेजेंट्स जो है, उनके लिए मुझे पर्सनल भी मुझे हो सकता है कि मुझे नुकसान भरना पड़े, लेकिन मैं उनका हित नहीं छोड़ सकता हूँ। अब अमेरिका भी जो है एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट है। पूरी दुनिया में लगभग सभी कंट्रीज एग्रीकल्चर को लेकर बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है। अब श्रिम्प वाला भी जो है, अगर आप देखिए कोस्टल एरियाज अमेरिका के और कोस्टल एरियाज इंडिया के मछुआरे जो है, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो मछलियां बेच के, श्रिम्प बेच के अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो अब वो सेक्टर में भी जब अगर अमेरिका श्रिम्प एक्ट लेके आ रहा है, और इनफैक्ट हमने देखा कि जो गुजरात की जो टेक्सटाइल, डायमंड इंडस्ट्री, जेम्स की जो इंडस्ट्री है, उस पे भी जो ये एक्स्ट्रा हमको 25% टैरिफ लगा है रशिया के ऑयल की वजह से, उसमें भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। आप सोचिए कि कितने सारे लोग गुजरात में टेक्सटाइल, वेस्ट बंगाल में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, वेस्ट बंगाल में श्रिम्प्स भी और मछलियां भी जो है काफ़ी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से यूएस, यूरोप। हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि कंजम्पशन इंडिया की श्रिम्प और फिश की उतनी नहीं है कि हम वो सारा डोमेस्टिकली कंज्यूम करें जितनी यूएस, यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज में श्रिम्प की है। हमारे यहाँ पे चूंकि क्लाइमेट ऐसा है और कोस्टल एरियाज में ही ज़्यादा कंजम्पशन है फिश और श्रिम्प का, हमारे पास बहुत सरप्लस है और बेचने के लिए। अब चूंकि मछुआरों की जनता बड़ी है यूएस में भी, आप यूएस का भी कोस्टल एरिया आप देखिए कि कितना बड़ा है, और अच्छा। उनके इर्द गिर्द जो भी देश है, वो भी उनके पास भी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है, वहाँ पे भी श्रिम्प और फिश जो है, जितना भी सी फूड है वो प्रोक्योर होता है। और वो अमेरिका चूंकि बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है, तो वहाँ सब कोशिश करते हैं कि वो बेचे। अब वो अगर श्रिम्प्स पे भी, वो इनफैक्ट श्रिम्प्स भी इसी टैरिफ में आते जो एक्स्ट्रा 25% लगा है हम पे। तो जी। चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, जितने भी कोस्टल एरिया के जो चीफ मिनिस्टर्स है, जो जिनका एक्सपोर्ट जो है उसमें घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। गुजरात में भी घाटा हो रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी की अपनी सरकार है, तो वो उस घाटे को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के एक हिस्सा है, उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल होगा अपने मछुआरों को, जिनका रोजी रोटी और बहुत बड़ा सेक्टर है, वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी रोजी रोटी इस पे निर्भर है, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है पैसा, तो उनके लिए बहुत कठिनाई होगी। तो 25,000 करोड़ की अगर उन्होंने मांग की है, तो ये लेजिटिमेट मांग की होगी। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर ओवरऑल सेंटर पे बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब में इतने फ्लड्स आए, ठीक, और हजारों करोड़ों का अनुमान लगाया जा रहा है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है कि ऐसा रियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है कि कितना एग्जैक्टली हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया है पंजाब में। तो वही अगर आप देखिए फ्लड्स जो है कितनी सारी स्टेट्स में आए, हिमाचल, उत्तराखंड, जे&के, ये सारी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, नॉर्दर्न स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा
जो लॉस हुआ है फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट की वजह से, एक तो वो है। फिर दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट्स गुजरात में कोस्टल बेल्ट में और जहाँ पे भी टेक्सटाइल जहाँ से भी आ रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा था, डायमंड इंडस्ट्री माना कि जेम इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड गुजरात में थी, उसमें नुकसान। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारे जो नेबरहुड इतना अनस्टेबल है, पर बट हम ये कह रहे हैं कि हम लोग नेपाल को भी हेल्प करेंगे, हम लोग अफगानिस्तान को काफ़ी हमने हेल्प किया। नेपाल में जो अभी हाल में हुआ जेन जी की वजह से जिसको सो कॉल्ड रेवोल्यूशन कहते हैं, वो बट रेजिम चेंज था, और नेपाल में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, हमने देखा कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगाई गई, इतना कुछ नुकसान हो गया। और चूंकि वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, जहाँ पे वही मैंने कहा कि हमारी प्रिपरेशन, ये सारी जो एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट हुई है हमारे नेबरहुड में, वहाँ पे हम ना रोक पाए हैं, और ऊपर से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। और फिर चूंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो उनकी मदद करना भी ऑब्लिगेशन भी है, और मुझे लगता है मॉरली ठीक भी है। तो इतना इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो लगातार इंडिया पे बन रहा है। इसमें हम साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट कई सारी स्टेट्स का बहुत बड़ा इशू है। बेशक कल प्रधानमंत्री जी ने बचत दिवस का ऐलान किया, क्योंकि उन्होंने जीएसटी को सिंप्लीफाई किया, उसकी डिमांड थी कंट्री में कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए, उन्होंने करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ऑब्वियसली जो टैक्सेस, जीएसटी हाई टैक्सेस, जो हाई जीएसटी जो लगाया था पहले, उसमें कमी आएगी। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है कि कंज्यूमर ज़्यादा खर्चेगा और वापस से उतनी ही ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे सरकार को। वो देखना बाकी है कि कितना फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है जीएसटी कलेक्शन में, और कंज्यूमर बिहेवियर में क्या आता है चेंज, जी, ये जो प्राइसेस डाउन हुए हैं एसेंशियल्स पे। जी। तो ओवरऑल अगर आप देखें सिचुएशन बहुत इस टाइम चैलेंजिंग है इंडिया के लिए, बट ऐसा नहीं है कि हम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं। मुझे लगता है नेगोशिएशंस जो यूएस के साथ है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे इंडिया के पास बार्गेनिंग पावर होगा। इनफैक्ट यूएस के अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी कई सारी चीज़ों में इंडिया अपनी बात रख सकता है। वो सिचुएशन ठीक हो सकती है, लेकिन एज ऑफ टुडे वो नेगोशिएशंस फाइनलाइज नहीं हुई है। जी, चंद्रबाबू बिल्कुल। नायडू और बाकी चीफ मिनिस्टर्स के भी जो कंसर्न्स है वो एड्रेस नहीं हुए हैं। तो इसलिए आज की डेट में ये कह सकते हैं कि हाँ, एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, कहीं न कहीं पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों ही प्रेशर केंद्र सरकार पे ऐसे में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आतिश जी, अगर हम इमीडिएट अगर भारत के रिएक्शन की बात करें या भारत का काउंटर क्या होना चाहिए इन सारी चीज़ों पर, क्या रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने की आवश्यकता है या फिर कोई और इस तरह का एक अलाइनमेंट बनाना चाहिए ट्रेड के लिए? जहाँ पे हालाँकि अगर हम पीयूष गोयल जी की बात करें तो वो लगातार ट्रेड एग्रीमेंट्स कई सारे देशों के साथ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ वो बढ़ रहे हैं ताकि भारत पे कोई ख़ास असर ना पड़े। और लेकिन उसको यूएस के साथ भी उन्होंने एग्रीमेंट को लेकर कहा है कि नवंबर तक हम फाइनलाइज़ होते देख सकते हैं। लेकिन नवंबर आते-आते तब तक काफ़ी कुछ हमें इसमें चीज़ें होती हुई नज़र आई हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ रिटेलिएट करने की भारत को ज़रूरत है यहाँ पर, या जिस तरह से भारत अभी तक चलता आया है, वैसे ही रहे? देखिए, रिटेलिएशन अगर करेंगे वो किन 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 चीज़ों पे रिटेलिएशन, ऐसे तो नहीं है कि लमसम जो भी वो 50% लगा रहे हैं तो हम भी 50% लगा रहे हैं, इतना इजी नहीं होता ये। वो क्या कहते हैं, वो एक गोली सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम एक तरफ गुड्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ सर्विसेज की बात करते हैं। गुड्स में क्या टैरिफ लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, सर्विसेज में क्या नहीं लगना चाहिए, कितनी डिपेंडेंसी हमारी
यूएस पे है, बड़े सारे सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज और सर्विसेज जो है आईटी सेक्टर वगैरह, उन पे कोई टैरिफ लगा नहीं, और वो एक बहुत बड़ी राहत है, अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। उसको हम अभी डिस्काउंट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा हुआ नहीं है, उनके साथ नेगोशिएशन हुआ नहीं है। लेकिन आप सोच के चलिए कि अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी लगा दे, आईटी सेक्टर पे भी लगा दे, फिर हम रिटेलिएट करें, तो उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कि क्या हम यूएस के साथ अपना रिलेशनशिप कंप्लीटली बर्न करना चाहते हैं, उनके उनके साथ डीलिंक होना चाहते हैं, ये भी कोई आसान सी बात या सिंपल सी बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये इसमें है कि यूएस में हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, और वो डायस्पोरा जो अभी वहाँ के सिटीजन्स नहीं हैं, जो वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। और साथ ही साथ अगर आप देखिए कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है, उसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि हम ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं अमेरिका को, गुड्स जो है, सर्विसेज सारा मिला के ज़्यादा चीज़ें अमेरिका को बेचते हैं कंपेयर टू यूएस, जिनको ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट माना जाता है उनका। और अगर आप देखें कि इंडिया की के सबसे सिक्योरिटी लेवल पे अगर आप देखें, चाइना और पाकिस्तान हमारे सिक्योरिटी में हमारे लिए थ्रेट्स है। और ये कोई मतलब, ये तो सबको ही तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा एक तो पुराना हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स है दोनों कंट्रीज़ के साथ। और तीसरा ये कि चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा गैप है, और हम लोग जो है, बेशक इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई है, लेकिन जो गैप नंबर 2 के साथ है वो बहुत ज़्यादा है, और नंबर 1 के साथ और भी ज़्यादा है। लेकिन चाइना के साथ हम लोग बेशक गुड्स खरीदते हैं, उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे पूरे मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, हमारी रिलायंस है उनकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चाइना में आया वो हमने स्किप कर दिया, मिस कर दिया। और उसी तरीके से लेकिन हमारी जो डिपेंडेंस यूएस पे है टेक्नोलॉजी को लेकर, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, आईटी सेक्टर में हो, या कोई भी आप देखिए, इंडिया के पास अपना गूगल नहीं है, इंडिया के पास अपना चैट जीपीटी नहीं है, इंडिया के पास अपना सोशल मीडिया नहीं है, यूट्यूब नहीं है। हमारी टेक डिपेंडेंस जो है, जो कि एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है ओवरऑल सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए, ओवरऑल आज की डिजिटल पेमेंट्स वगैरह, बेशक हमने अपना फ़ोन पे किया, फ़ोन पे से हमने इन अ वे रेवोल्यूशनाइज किया डिजिटल पेमेंट्स को, लेकिन जो कनेक्टिविटी फाइनेंस की है, आईटी की है, वो बहुत बहुत पुरानी है, स्ट्रॉन्ग है। और उसमें ये कहना कि हमको अमेरिका के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये बोलने वाली बातें हैं। सोशल मीडिया पे ये ट्रोल्स या इन्फ्लुएंसर जो है इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स होती है या रियल चैलेंजेस, जैसा कि मैंने कहा कि चाइना के साथ हमारे इश्यूज़ है, पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ है, इसलिए इंडिया को पार्टनर्स चाहिए, स्ट्रेटेजिक अलाइज चाहिए। ये समझना कि इंडिया आइसोलेशन में काम कर सकता है, इंडिया को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड, तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। हम लोगों ने डेफिनेटली प्रोग्रेस की, उसमें कोई भी शक नहीं। हम लोगों ने डेफिनेटली बहुत कुछ अकम्प्लिश किया, अपनी मेहनत से किया है। इस देश के डिसीजन मेकर्स ने बहुत सारे अच्छे काम किए, बेशक क्रिटिकल इवैल्यूएशन जब होती तो बहुत सारी चैलेंजेस भी है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर देखिए,
हम लोगों का डेवलपमेंट चाइना के लेवल का नहीं है, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं है, हमारे पास एआई उस तरह से नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद जब इतनी चैलेंजेस हो तो इंडिया आइसोलेशन में बैठ जाए और सोचे कि ना तो हमें नेबर्स की ज़रूरत है, ना तो हमें चाइना की, पाकिस्तान की, जिनके साथ हमारा ऑलरेडी झगड़ा है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना रशिया की, ना यूएस की, ना यूरोप की, और ना किसी मार्केट की। तो ये थोड़ा फुलिश है। इसलिए ये कहना कि क्या हमारा रिलेशनशिप, मतलब क्या हम उनके बगैर जी सकते हैं, हम रशिया, चाइना, इंडिया एक ब्लॉक बनेगा। देखिए हम लोगों का पहले, जब नेहरूवियन एरा जिसको कहते हैं, उसमें हम कहते थे हम नॉन अलाइंड है, कि हम किसी एक ब्लॉक में नहीं, क्योंकि 2 ब्लॉक्स दुनिया में बने थे, सोवियत यूनियन का और अमेरिका का। तो हमने ये कह दिया कि हम दोनों ब्लॉक्स के साथ नहीं है हम, और हम जो है अपने अपने हिसाब से चलेंगे। इनफैक्ट पिछले 10-11 साल से ये पर्टिकुलर सरकार जो है, मोदी सरकार है, हमने कहा कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन रखते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो, या बाइपोलर वर्ल्ड ना हो कि 2 ब्लॉक्स, इन यूएस का एक ब्लॉक और चाइना का दूसरा ब्लॉक, और यही 2 ब्लॉक्स में आपको शामिल होना है, या यूएस के या चाइना के। तो ये अब कहना कि हम चाइना का ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं, रशिया भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों मिला के, रशिया और इंडिया जो है दोनों मिला के भी चाइना के करीब नहीं है जो उनकी इकोनॉमी है। और ये समझना कि चाइना जो है, जो एग्रेशन उन्होंने, आप देखिए पिछले 75 साल में हमने 1962 वॉर लड़ा उनके साथ, और अभी हमने लगातार उनके साथ, अरुणाचल में उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, लद्दाख में उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, और दोनों ही जगह जो है उन्होंने अपनी बात से वो रिट्रैक्ट नहीं किए हैं, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है। और अब हम ये समझे कि वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे और हम हमारे साथ दोस्ती हो जाएगी, ये भी मुझे लग नहीं रहा है कि इतना आसान है ये सारी चीज़ें, क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है। वो चाइना ने बावजूद इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बावजूद इतने सारे डिस्प्यूट्स, और साउथ चाइना सी में उनका जो वो अपना हमेशा वर्चस्व दिखा रहे हैं, ये होने के बावजूद भी चाइना नंबर 2 तक पहुंच गया एज एन इकोनॉमी, एज अ पावर। तो अब हम ये सोचे कि चाइना का ब्लॉक ज्वाइन करते हैं और अमेरिका की दुश्मनी मोल लेते हैं, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा कि पाकिस्तान को चाइना का पूरा समर्थन था। हमने चाइनीज़ वेपन्स देखे, हमने चाइनीज़ ड्रोन्स देखे, और वो चाइना को डायरेक्टली हमसे बेशक ना लड़े, लेकिन चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में ओवरऑल हर जगह यूएनएससी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा चाइना। एनएसजी की मेंबरशिप और ये सब इंटरनेशनल फोरम में जहाँ पे भी इंडिया ने अपनी क्लेम की है एक सीट, वहाँ पे चाइना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, और पाकिस्तान चाइना के साथ हम लोगों को बाहर रखने में। तो ये सारी जब सिचुएशन है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमको अमेरिका के साथ जो है छोड़ के हमको चाइना का ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ेगा? मुझे लगता है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और इन अ वे कॉन्ट्रडिक्शन होगा जो मल्टीपोलर विजन है भारत का, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 देश फैसला नहीं करें पूरी दुनिया का, बहुत सारे देश फैसला करें अपने अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने अपने फ्यूचर के लिए। और मुझे लग रहा है कि इसलिए इंडिया के लिए ये इसमें विजडम नहीं है कि हम या यूएस का या चाइना का कैंप ज्वाइन करें। ये बेशक उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही हो, लेकिन हमें जितने ज़्यादा एलाइज हमें मिले, इंडिया को मिले, उतना ज़्यादा अच्छा है। अमेरिका के साथ भी हम लोगों का रिलेशनशिप इम्प्रूव होना चाहिए,
चाइना अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, एससीओ की मीटिंग उन्होंने अटेंड की, उन्होंने एक अच्छा इंडिकेशन दिखाया। बेशक उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही हाथ हो कि हमको पुश किया इन अ वे अपनी हरकतों से, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, और लेकिन अपनी बात उन्होंने वहाँ पर भी रखी कि चाइना के साथ हमारा जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, वो जो रिस्पेक्ट चाइना नहीं देगा और सेंसिटिविटी नहीं दिखाएगा कि हमारे क्या कंसर्न्स है, वो रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। या बेशक हमारा ट्रेड चले, लेकिन उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं, उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, चाइना डज नॉट रिस्पेक्ट अस, उस रिलेशनशिप में वो सेंसिटिविटी नहीं दिखा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर हमारे क्या कंसर्न्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर क्या कंसर्न्स है। तो जी। इतनी सारी जो चैलेंजेस चाइना के साथ है, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ भी है। अगर दोनों के साथ ये इश्यूज है कि ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो ऑल द मोर रीजन कि इंडिया जो है मल्टीपोलर अरेंजमेंट में बहुत सारे अलाइज बनाए और इश्यूज पे अलायंसेस करे, इश्यूज को लेकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाए। मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे फायदे में है कि हम एक कैंप को जोड़ें। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि भारत की भी पॉलिसी है कि मल्टी अलाइनमेंट को लेकर फ़िलहाल भारत काम करता नज़र आ रहा है और कई सारे देशों के साथ रिश्ते और बेहतर बनाने की कोशिश भारत करता है। अब देखते हैं कि ख़ास तौर से जो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है कि ये कब तक चलेगा क्योंकि अगर डिफेंस को देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में स्थिति मज़बूत बनी हुई है। अभी अलास्का में भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ हुई। तो अब देखते हैं कि ट्रेड वॉर कब शांत होता है और हम लोग और किसी मुद्दे पर आगे बढ़े क्योंकि काफ़ी महीनों से ट्रम्प, अमेरिका, भारत यही हुए जा रहा है। आरती जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।